नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था बच्चों। तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी का बेसिक हमने बताया था, और कल वाले क्लास में हमने बोला था कि तुम्हें कि वो थोड़ा सा कम्बिनेशन का एक पॉइंट रह गया है ना बच्चों। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ा था, इसके अलावा क्वाइन के क्वेश्चन पढ़े थे, और अब आगे पढ़ेंगे बच्चों। प्रोबेबिलिटी का बेसिक कल बताया गया था, एक कॉम्बिनेशन का एक पार्ट छूट गया था, तो अब पहले वो ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम लोग तो ये सब क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू से चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी 2-3 वर्ष पहले ही ये यूपीएससी के किसी पेपर में था बच्चों, तो निश्चित रूप से आगे इस टाइप का सवाल टकराने की संभावना रहेगी। पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका एक सवाल तो इसके बाद वाला सवाल तो कई बार दिखा है पेपर में। ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है जो इसके आगे आएगा, तो ये समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम कुछ भी देखो बच्चों, जितना भी हमने बताया है तो कई एग्जाम्पल से बात को समझाया है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि क्या क्वेश्चन पहले समझो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 समांतर लाइन पैरेलल लाइन का ग्रुप M 5 समांतर लाइन का ग्रुप N आपस में कट करता है। ये है बच्चों, इस तरह से कट करता है। अब इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या होगी, कितने पैरेललोग्राम हैं ये बताना है बच्चों। 6 लाइन ऐसे हैं बच्चों, 5 लाइन ऐसे हैं। अब तुम्हें बताना है कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। ठीक बच्चों, इसमें सब पैरेललोग्राम है, ये समझ रहे हो, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे ये हम लोग को बताना है। तो इसका तरीका होता है, सुनना बच्चों। जैसे मान लो ये लाइन है बच्चों, 3 लाइन है, और इसको ये 2 लाइन कट कर रही हैं, ऐसे कट कर रही हैं। तो अब जरा देखो कि पैरेललोग्राम कब बनता है बच्चों। पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब इस लाइन पर 2 पॉइंट आए और ऐसा ही इस लाइन पर 2 पॉइंट आए, तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा ना। तो अब हमें 2 पॉइंट इस लाइन से 2 पॉइंट इस लाइन से सेलेक्ट करने हैं, तो अब जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो बस यही यहाँ करना है। अब बताओ बच्चों कितनी लाइन है, ये 6 लाइन है। इन 6 लाइनों में कोई 2 बिंदु ले लिए जाएं, और इन 5 लाइनों में कोई 2 बिंदु ले लिए जाएं। अब बताओ बच्चों, जब ये इसके 2 बिंदु ले लिए जाएंगे और इसके 2 बिंदु ले लिए जाएंगे, तब ये मिला करके एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 6 लाइन है और इधर 5 लाइन है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। तो बोलो बच्चों, 6 लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लें, और 5 लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लें, और चूंकि ये भी चुनना है और ये भी चुनना है, इसीलिए एंड का सेंस आ रहा है। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। ये हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया बोलो, 6C2 इंटू 5C2। ये आंसर हो गया। सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5/2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4/2 इंटू 1। ये आंसर हो गया बच्चों। 6 समांतर लाइन एक तरफ है, दूसरी तरफ 5 हैं, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा 4, 6 पंचे 30, पंचे 150 पैरेललोग्राम ये होंगे बच्चों। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये एक सवाल हुआ, और अगले सवाल में आओ बच्चों। इससे और अच्छा सवाल है, एक चेस बोर्ड के में कुल चतुर्भुज आयत व वर्ग मिलाकर की संख्या क्या होगी। इसी प्रकार बने वर्ग व आयत की अलग अलग संख्या क्या होगी। ये और अच्छा सवाल है बच्चों, एक ही सवाल से कंप्लीट आ जाएगा तुम्हें, है ना। एक चेस बोर्ड में कुल चतुर्भुज आयत व वर्ग मिलाकर की संख्या क्या होगी, पहले कुल चतुर्भुज बताने हैं तुम्हें, और इस प्रकार बने वर्ग व आयत की अलग अलग संख्या क्या होगी। तो समझना बच्चों, जैसे ये चेस बोर्ड है बच्चों, तो इसमें सब लोग जानते हो कि इस तरह से 8 लाइनें होती हैं, 8 मतलब खाने होते हैं, 8 खाने इस तरह से होते हैं। ऐसे इधर भी 8 खाने होते हैं, सब लोग जानते हो बच्चों। अब जो है
इसमें हमें बताना क्या क्या है, पहले बताना है कि कुल चतुर्भुज क्या होंगे आयत और वर्ग को मिला करके, उसके बाद हमें आयत और वर्ग अलग की अलग अलग संख्या बतानी है। तो अब जैसे इसमें जो जैसे ये जो बनेगा ये क्या होगा बच्चों, ये वर्ग होगा, लेकिन जब ये बनेगा तो ये क्या होगा बताओ, आयत होगा। ऐसे ही ये जो बनेगा वो क्या होगा, आयत होगा। जब इधर के दो खाने इधर के दो खाने लेंगे तब क्या होगा, वर्ग बनेगा। लेकिन इधर के अगर हम एक खाना लें इधर के ज्यादा खाने लेंगे तब रेक्टेंगल यानी आयत बनेगा। तो अब ऐसे में अगर हमसे कहा जाए कि कुल चतुर्भुज, पहला पॉइंट बच्चों, कुल चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल आयत और वर्ग को मिला करके, तब क्या होगा देखो, ये बताओ 8 खाने जब हैं तो लाइनें कितनी होंगी बच्चों। अगर जैसे ये डबल खाने बन रहे हैं ये, तो देखो लाइनें कितनी हैं, जब 3 लाइन हैं तब 2 खाने बन रहे हैं, 3 लाइन हैं तब 2 खाने बन रहे हैं। यहाँ पे कितने खाने होते हैं बताओ, 8 होते हैं। तो आपको तो बताओ बच्चों लाइन कितनी होंगी, तो इस तरफ 9 लाइन होंगी और इस तरफ भी 9 लाइन होंगी, दोनों तरफ 9 लाइन होंगी ना बच्चों, 9 लाइन इधर होंगी 9 लाइन इधर होंगी। अब इन 9 लाइनों पर 8, समझ रहे हो ना, 8 खाने होते हैं बच्चों, लेकिन लाइनें कितनी होंगी, 9 होंगी। ये इस तरफ वाली लाइन भी 9 होंगी और इस तरफ वाली भी 9 होंगी। अब इन 9 में कोई 2 पॉइंट चुने जाएंगे, इन 9 में कोई 2 पॉइंट चुने जाएंगे तो चतुर्भुज बनेंगे। तो बोलो बच्चों 9C2 इंटू 9 में से कोई 2 बिंदु लिए जाए, 9C2 इंटू 9C2, ये किसका आंसर आ गया बच्चों, कुल चतुर्भुज का आ गया। ये कुल चतुर्भुज का आ गया और ये कुल चतुर्भुज का आंसर आ गया। इसमें क्या क्या शामिल रहेगा, इसमें आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों मिला करके कुल क्वाड्रेटल का आंसर ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसमें वर्ग निकाल लें तो कुल चतुर्भुज में से वर्ग अगर हम घटा देंगे तो बची हुई संख्या किसकी आ जाएगी बताओ, रेक्टेंगल की आ जाएगी, आयत की आ जाएगी। वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वर्ग निकालने का तरीका ये होता है कि छोटे सवाल से समझो बच्चों, वर्ग निकालने का तरीका रीजनिंग का विषय है लेकिन यहाँ पे आता है इसलिए बताना है ना। वर्ग निकालने का तरीका ये होता है बच्चों, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, रीजनिंग में पढ़ा होगा तुमने। जैसे ये है तो इसमें कितने वर्ग हैं, अगर ये गिनना है मान लो, तो ये देखा जाता है कि छोटे खाने किसके हैं, कितने हैं। तो छोटे खाने कितने हैं बच्चों, ये 4 इधर है, 4 16 खाने हैं। तो छोटे खाने पहले गिन लो, 16 है। 16 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का स्क्वायर है। तो इसमें जो कुल स्क्वायर होंगे वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कुल स्क्वायर होंगे। ये तरीका होता है स्क्वायर गिनने का। पहले छोटे खाने गिन लो, छोटे कितने खाने बताओ, 16 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का स्क्वायर है। तो 4 से छोटे सभी स्क्वायर जोड़ दो, तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। अब बताओ कुल चतुर्भुज ये है बच्चों। वर्ग निकाल लें तो वर्ग में चेसबोर्ड में कितने होंगे बताओ, 8 खाने होंगे। ये 64 है बच्चों, 64 है कुल, है ना, 64 खाने होते हैं। 64 किसका वर्ग होता है, छोटे पहले वर्ग गिन लो, 64 किसका होता है बताओ बच्चों, 8 का। तो अब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये ऐड कर दो। अब ये किसका आंसर हो गया बच्चों, वर्ग का। ये किसका आंसर हो गया, चतुर्भुज का। और अब क्या रह गया बताओ, आयत। तो जब चतुर्भुज में से, कुल चतुर्भुज में से इसमें जो चित्र बनेंगे सभी एंगल तो 90 के हैं ना बच्चों, तो या तो वर्ग स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला के कुल ये है, इसमें से अगर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बचेगा बच्चों, रेक्टेंगल बचेगा, है ना। तो अब बोलो बच्चों, अगर कहा जाए कुल चतुर्भुज का आंसर क्या हुआ, तो 9C2 इंटू 9C2 हो गया। ये हो गया कुल चतुर्भुज का आंसर, एक आंसर हो गया। कुल वर्ग का आंसर क्या हो गया बच्चों, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 8 का स्क्वायर। इसको जोड़ने के लिए छोटा मोटा स्क्वायर है तब तो सीधे जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है बच्चों, तो इसका योग का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 ये होता है। इससे ये निकाल लो, तो 8 इंटू 9 इंटू 2n, तो 16 17 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा आंसर किसका बच्चों, ये वर्ग का आंसर आ जाएगा, स्क्वायर का आंसर हो गया। अब कुल जो है वो इतने हैं, वर्ग इतने हैं, इसमें से इसको घटा दोगे तो ये किसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये रेक्टेंगल का आंसर हो गया, ये आयत का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में ये 3 सवाल बनते हैं बच्चों, तीनों अलग अलग आ जाते हैं, है ना। हमने एक साथ तीनों को बताया, ठीक है बच्चों। ये वर्ग का आंसर हो गया, 1 से 8 कहाँ से आया बच्चों,
64 खाने होते हैं, जिसका वर्ग है 8 का वर्ग है, उससे छोटे सभी वर्ग जोड़ दो। छोटा वर्ग हो तो सीधे जोड़ सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले से जोड़ दो, है ना। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, सब लोग जानते हो। तो ये वर्ग हो गए और ये कुल चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या क्या होगा बताओ? दो ही तरह का होगा, या तो रेक्टेंगल होगा और या फिर स्क्वायर होगा। अब बताओ बच्चों, रेक्टेंगल और स्क्वायर का सम ये है, इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? रेक्टेंगल की संख्या आ गई। यही पार्ट कॉम्बिनेशन में बचा हुआ था, जो कि मैंने आज पूरा कर दिया। ठीक बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में आ जाओ। तो प्रोबेबिलिटी में लास्ट टाइम पे हमने बताया था बच्चों तुम्हें, लास्ट टाइम पे हमने बताया था तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी में तुम लोग जो है डाइस वाला जो वीडियो है वो देख लेना बच्चों, है ना। डाइस हमें पढ़ाना तो है, लेकिन चूंकि हम एक बार उसे बता चुके हैं, तो हमने तुमसे पिछले वीडियो में कल वाले क्लास में कहा था बच्चों कि एक बार जो है उसे देख लेना। अच्छा है कि अगर अब तक नहीं देख पाए हो तो ये वीडियो से पहले वो देख लेना, है ना। वो जो डेमो वीडियो में है वो आधे घंटे का है, उसमें हमने सिर्फ डाइस को ही समझाया था, है ना। तो वो उसमें है, वो देख लेना। फिर भी हम यहाँ पे जल्दी से फंडामेंटल पूरा बता करके, अगर नहीं भी देख पाओगे तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस ये है कि देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो दो पासे का केस जो है, पहले पूरा पासा हम जल्दी से एकदम क्लियर कर दें बच्चों, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले इसमें जल्दी से हम लोग पासे का केस पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर एक पासा फेंकते हैं, एक डाइस फेंकते हैं हम लोग, तो क्या होता है बच्चों? कुल केस 6 होते हैं। कुल केस 6 होते हैं। अगर दो पासे फेंकते हैं, दो पासा फेंके या एक पासा 2 बार फेंके, एक ही बात है, तब कुल केस जो होते हैं, कुल केस जो होते हैं वो 6 की पावर 2 होते हैं। यानी कि अगर n पासा होगा, n डाइस होगा, तो कुल केस क्या हो जाएंगे बच्चों? कुल केस हो जाएंगे 6 की पावर n। ये है, एक डाइस में कुल केस 6 होंगे। कैसे बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो कुल केस 6 हो जाएंगे। दो डाइस को फेंकने पर या एक डाइस को 2 बार फेंकने पर कुल केस 36 कैसे हो जाएंगे? पहले पर 1 1 1 2 1 3 से लेकर के 1 6 तक 6 हो गया बच्चों ये। फिर 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक, इसी तरह से 3 1, इसी तरह से 6 1, इस तरह से बच्चों। तो बोलो 6 6, तो कुल मिला के 36 केस हो जाएंगे अगर दो पासे का है। दो पासे को फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए। तो अब बताओ बच्चों, एक पासे में 6, दो पासे में 6 की पावर 2, तो 3 पासे में 6 की पावर 3, 4 पासे में 6 की पावर 4, तो n पासे में कुल केस कितने हो जाएंगे? 6 की पावर n। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कुल केस अगर में पता करना हो तो ऐसे पता कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों इसमें जो पेपर के हिसाब से दो पासे का, अब तक आप पेपर में देखोगे ना, तो चाहे तुम कोई पेपर देखो, IIT वगैरह को छोड़ करके बाकी सभी पेपरों में ज़्यादातर दो पासे का सवाल जो है, दो डाइस का सवाल जो है मिल जाता है ना। क्यों? क्योंकि 3 या उससे ज़्यादा में तो सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बच्चों, इसीलिए प्रायः देखोगे कि 2 डाइस का ही क्वेश्चन रहता है। अब सवालों में है बच्चों, तो क्या हमने पिछली बार जो डाइस बताया था, तो क्या बताया था, ध्यान देना बच्चों। जैसे अंकों का योग जो सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट, दो पासे के केस में सम ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें एक नहीं हो सकता, क्योंकि अंकों का योग एक होने के लिए तो किसी में जब एक ही मिनिमम नंबर होता है तो अंकों का योग मिनिमम से मिनिमम 2 आ सकता है बच्चों। तो कितने प्रकार से यह सम आएगा ये पता करना है। अब जैसे दिक्कत क्या होती है, हम सही मतलब बता रहे, इंटर में हम लोग को ये नहीं पता था, तब हम लोग अपनी जो दिक्कत बता रहे हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 7 आने का 7 कितने तरह से आ सकता है, या 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मान लो ये पूछा जाए बच्चों, तो हम लोग को देखना पड़ता था कि 7 कितने तरह से आ सकता है। तो गिनना पड़ेगा 1 6 6 1 2 5 5 2, ऐसे गिनना पड़ेगा ना बच्चों। अब अगर कहा जाए कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 7 हम देखेंगे तो 6 तरीके से आएगा, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो 6 तरीके से आएगा बच्चों। तो 6 हमारे पक्ष में हो गए तरीके, और कुल तरीके कितने हैं बताओ? दो पासे के केस में 36, तो अंकों का योग 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकल आई। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई बताओ? इसमें दिक्कत यह आई कि 7 कितने तरह से आ रहा है ये हमें जोड़ना पड़ा।
तो दो पासे के केस में यही टाइम बर्बाद होता है बच्चों, है ना, कि पूछा कि 8 कितने तरह से आ सकता है, 8 आने की प्रायिकता क्या है, या कभी कभी सवाल इस पर और अच्छा बन जाएगा बच्चों, कहेगा कि तुमसे 8 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो अगर तुम्हें ये बार बार गिनोगे तो बड़े सवालों में, जैसे देखो सवाल किस सवाल में दिक्कत आएगी बच्चों, जैसे ये सवाल है, क्वेश्चन इसी के आगे ये देखो सवाल, जैसे कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन में दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग 5 या उससे कम आने की प्रायिकता क्या है। अब बताओ बच्चों, 5 या उससे कम आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है। तो अब दिक्कत ये आएगी कि 5 कितने तरह से आ सकता है, 4 कितने तरह से आ सकता है, 3 कितने तरह से आ सकता है, 2 कितने तरह से आ सकता है, ये सब देखना पड़ेगा ना। तो ज्यादातर पेपर में अब जो है बहुत छोटा सवाल ये नहीं पूछेगा तुमसे कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, 8 आने की प्रायिकता बताओ, है ना, ऐसा नहीं पूछेगा वो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब ये दिक्कत आएगी इसमें कि हमें बार बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कि कौन कितने प्रकार से आ सकता है। तो इसका तरीका क्या बताया गया था कि ये तुम्हें कभी भी गिनना नहीं पड़ेगा, है ना। देखो 1 कभी नहीं आ सकता बच्चों, समझ रहे हो ना। अब 2, 3, 4 इनके आने के तरीके जो होते हैं, यहां से गिनते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक पहुंचो बच्चों। उसके आगे बस ये गिनते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचने के बाद उल्टी गिनती गिनो, 5, 4, 3, 2, 1। 2 आने के तरीके 1 होंगे, 3 आने के तरीके 2 होंगे, 4 आने के 3 तरीके होंगे, 5 आने के 4 तरीके, 6 आने के 5 तरीके। इस तरह से ये है बच्चों, बहुत आसान है, इसे याद रखना। 1 कभी नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गिन दो बच्चों, फिर 6 के बाद फिर उल्टा, खत्म हो गया यहाँ तक। अब कोई भी सवाल तुमसे पूछता है इसमें 7 आने के तरीके कितने हो गए, तो कितने तरीके से 7 आ सकता है बताओ बच्चों, 6 तरीके से, तो 6/36। 6 आने का तरीका कितना हो गया, 5/36। 5 आने का तरीका कितना हो गया, 4/36। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो यही जो है याद रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना। ये कैसे आया बच्चों, जरा चेक करो। जैसे 2 आने का तरीका 1 कैसे है, 1, 1 एक ही तरीका है, इसको पलटोगे तब भी 1, 1 आएगा। ऐसे ही 12 आने का भी तरीका क्या होगा, 1 ही, 6, 6 ये होगा। 3 आने का तरीका क्या होगा बच्चों, 2 तरीके कैसे होंगे, 1, 2, 2, 1 ये हो जाएगा। ऐसे ही 11 आने का तरीका क्या होगा, 5, 6, 6, 5। तो तुम यहाँ देखोगे कि जो 2 आने का तरीका होगा उतना ही 12 आने का तरीका होगा, जितना 3 आने का तरीका होगा उतना ही 11 का तरीका होगा। ये देखो सेम होते जाएंगे इस तरह से। ये है बच्चों, 7 का तरीका एकदम अलग होगा, जितना 6 और 8 का सेम होगा, देखो 5, 5 तरीका, 5 और 9 का सेम होगा बच्चों, 4, 4 तरीका। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब अगर तुम्हें ये याद है तब आ जाओ सवालों पे। तो डाइस पे क्वेश्चन जो है शुरू से चले बच्चों, ये समझ गए हो ना। अब क्वेश्चन पे आओ बच्चों। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये है पहला क्वेश्चन, 3 पासे को फेंकने पर अंकों का योग, सभी क्वेश्चन हम लोग यही सॉल्व कर दे रहे हैं ना। 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 5 या उससे कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी क्या बताया गया बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये है। अब 1 कभी आएगा नहीं, ये अंक हो गए बच्चों। आने के तरीके कितने कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 ये है। अब बताओ बच्चों, अगर ये तुम्हें याद है तो क्या कह रहा है, अंकों का योग 5 या उससे कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बोलो बच्चों, ये योग है तो 5 या उससे कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताओ 5 आने के तरीके कितने हैं बताओ, 4, उससे कम भी आ सकता है बच्चों। तो 4 आने के तरीके, 3 आने के तरीके, 2 आने के तरीके ये हो गए। अब बताओ हमारे पक्ष में तरीके कितने हैं बताओ, हमारे पक्ष में कितने तरीके हैं बच्चों। तो ये तरीके हमारे पक्ष में है, ठीक है ना। तो हमारे पक्ष में कितने तरीके हैं, 1, 2, 3 और 4, ये जोड़ लिया बच्चों। कितना आसान है देखो। 5 या उससे कम अंक आने की प्रायिकता क्या है। अगर खाली 5 कहता तब क्या करते बच्चों, 4/36। 4 कहता तो 3/36 ऐसे करते, लेकिन हमसे कह रहा है 5 या उससे कम आने की प्रायिकता। तो ये चारों केस हमारे फेवर में है ना। तो अब बताओ ये चारों केस हमारे फेवर में है, तो हमारे पक्ष में तरीके इतने हो गए और डिवाइडेड बाई कुल तरीके कितने होंगे बच्चों, 36 होंगे। तो ये हो गया 5 या उससे कम आने की प्रायिकता हो गई। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4, 3, 7 और 3, 10, 10/36 यानी 5/18।
सबको समझ में आ गया बच्चों? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छा रहेगा कि अगर तुम्हें ये याद रहे तो, क्योंकि पेपर में ना आप ऐसे ही सवाल पूछ भी रहा है बच्चों, 10 आने की प्रायिकता ऐसा नहीं पूछेगा, 10 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम 9 आने की प्रायिकता बताओ, है ना, पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता बताओ। तो एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 डिजिट शामिल रहेंगी। वो वाला वीडियो देखना, ये देखना बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये याद रखना क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा। ठीक है ना? इसके आगे चले बच्चों, अगले सवाल में आओ। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो बोलो बच्चों, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो 3 अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो 3 से डिवाइड कब कब होगा बच्चों? बताओ बच्चों, जब योग जो है वो 3 आए, या योग या तो 3 आए, या 6 आए, या 9 आए, या 12 आए। यही तो 3 से डिवाइड कब हो सकता है बच्चों? क्या सवाल था, समझ गए हो ना? यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम यही बता रहे हैं इसे। क्या सवाल है बच्चों? 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, इसकी प्रायिकता क्या है? तो बोलो बच्चों, अंकों का योग कब 3 से डिवाइड होगा? जब योग 3, 6, 9 या 12 हो। अब 3 कितने तरीके से आ सकता है बच्चों? 2 तरीके से। 6 कितने तरीके से आ सकता है? 5 तरीके से। 9 कितने तरीके से आ सकता है? 4 तरीके से। 12 कितने तरीके से आ सकता है? 1 तरीके से। ठीक बच्चों, 3 2 तरीके से आ सकता है, 6 5 तरीके से आ सकता है, 9 4 तरीके से आ सकता है, और 12 1 तरीके से आ सकता है। अब बताओ बच्चों, योग 3, 6, 9, 12 हो सकता है, और ये तरीके हमारे पक्ष में हो गए। तो बोलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड होने की? हमारे पक्ष में कितने तरीके आ गए? बोलो, 5 2 7 4 11 और 1 12। 12 तरीके हमारे पक्ष में हैं, और 2 पासे के केस में कुल तरीके कितने होंगे? बोलो बच्चों, 36। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/3 आंसर। सबको समझ आया बच्चों? 3 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूछा जा रहा है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3, 6, 9 या 12। 3 आने के तरीके, 6 आने के तरीके, ये जोड़ लिए, कुल तरीके कितने हो गए बच्चों? 12। 12 तरीके हमारे पक्ष में हैं, कुल तरीके 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। सबको समझ आ गया बच्चों? तो ये हो गया अंकों का योग 5 या उससे कम आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और ये 3 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों समझ में आया? अगर इसी सवाल में देखो, सही कह रहे हैं ना बच्चों, अगर इसी सवाल में अगर तुम्हें मान लो ये पता ना होता, तब 3 आने का तरीका, 6 आने का तरीका, 9 आने का तरीका, 12 आने का तरीका, ये तुम्हें निकालना पड़ता। और कहीं अगर एक जगह भी गलती हुई तो एग्जामिनर इतना कलाकार है कि वो 11/36 13/36 भी दे देता है ऑप्शन में ना। ये तुम चूको बच्चा तो तुम्हें आंसर मिलेगा। समझ गए ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आगे चलें। ये हो चुका है बच्चों, इसके आगे चले। तीसरा सवाल, 2 पासे को फेंकने पर किसी भी पासे में 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी भी पासे में 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप बोलो बच्चों, 2 पासे को फेंकने पर किसी भी पासे में 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल केस कितने होते हैं बताओ? कुल केस 36 होते हैं 2 पासे में, कुल केस 36 हैं। अच्छा, आप देखो बच्चों कि 6 कैसे कैसे आ सकता है, 6 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों? तो शुरू चलो, 6 से पहले भी रखो, 6 1 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 ध्यान चलना बच्चों, शुरू चलना, नहीं तो एक भी केस मिस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 6 ना आने की प्रायिकता पूछ रहा है, किसी भी पासे में 6 ना आने की। तो पहले ये देखो कि 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, क्यों? अभी समझ आएगा। 6 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों? 6 1 1 6, ठीक, 6 2 2 6, 6 3 3 6, 6 4 6 4 4 6, 6 5 5 6 और 6 6। इसको नहीं पलट पाएंगे हम लोग, है ना? आप समझ गए ना? 6 से शुरू किया, 6 1 फिर 1 6, 6 2 6 3 6 4 6 5, इन सबके डबल बनेंगे, इसका सिंगल बनेगा, क्योंकि 6 6 को पलट लोगे तभी तो 6 6 आएगा। अब बताओ बच्चों, 11 केस ऐसे हैं, 11 केस ऐसे हैं जिसमें 11 केस ऐसे हैं जिसमें 6 आएगा, इसमें 6 आएगा। अब बताओ बच्चों, तुमसे क्या पूछ रहा है? अगर 6 आने का पूछता तब 11/36 हो जाता। तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? 6 ना आने की प्रायिकता। तो हमारे पक्ष में कितने तरीके हैं? 36 में से 11 हटा दो, ये हमारे पक्ष में 11 केस में 6 आ रहा है बच्चों, तो बाकी केस में 6 नहीं आ रहा है, तो 11 में से 36 में से 11 हटा दो, और कुल केस कितने हैं? 36। ये हो गया आंसर। कितना आ गया बच्चों? 25/36। सब लोग समझ गए?
दो पासे को फेंकने पे किसी भी पासे में 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये कैसे कैसे 6 आ सकता है देख लिया हमने। 6 1, फिर इसको पलट दिया 1 6, ऐसे ही 6 2 6 3, ये सबको पलट भी सकते हैं। तो 10 केस ये हो गए और एक ये हो गया, तो 11 केस ऐसे हैं जिसमें 6 आएगा। तो कितने केस, अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 11/36, 6 ना आने की पूछ रहा है तो ये हुआ। सब लोग समझ गए बच्चों? इसके आगे चलें। 3 पासे को फेंकने पर तीनों में सेम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तीनों में सेम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 पासे को फेंकने पर तीनों में सेम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बोलो बच्चों, 3 पासे को फेंकने पर कुल केस कितने हो जाएंगे बताओ? 6 की पावर 3 हो जाएंगे, 216 केस हो जाएंगे। और तीनों में सेम अंक कैसे कैसे आ सकता है बताओ? तो 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, ऐसे ही 3 3 3 और 6 लास्ट में 6 6 6। तो बोलो बच्चों, ये कितने केस हो जाएंगे बताओ? 1 से लेके 6 तक में 6 केस हो जाएंगे। तो 6 केस ऐसे हैं जिसमें तीनों में सेम अंक आ रहा है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि 3 पासों को फेंकने पर तीनों में सेम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 6 केस हमारे पक्ष में है बच्चों, और कुल केस कितने हैं? 6/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/6/3, यानी कितना बच्चों? 1/36। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा डाइस के केस में हमने पूर्ण वर्ग आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के सवाल जो है पहले ही बता दिए थे। वो वाला वीडियो देख लेना बच्चों। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने इसमें पूरा बहुत ज़्यादा नहीं बताया, वो जरूर देखो, टाइम बर्बाद ना करें, है ना। उसको तुम्हारे पास है वो वीडियो, तो उसे जो है देखो, डेमो क्लास में वाला समझ रहे हो ना बच्चों, उसमें लिखा होगा डाइस का करके, तो वो देखना। प्लस प्रोबेबिलिटी का PDF हम कल परसों में डाउनलोड कर देंगे, उसको देखना बच्चों सवाल, तो जो है काफ़ी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे चलें हम लोग। अब आ जाओ बच्चों, आज प्रोबेबिलिटी का जो है क्या क्या प्रोबेबिलिटी में हुआ जल्दी से रिवाइज करो। तो शुरुआत में प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल बताया हमने, क्या क्या सवाल बता दिए बच्चों। डाइस का क्वेश्चन हो गया, क्वाइन का क्वेश्चन हो गया। डाइस का और क्वाइन का क्वेश्चन, 2 तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब पढ़ा हम लोगों ने 2 वीडियो में। दूसरा चल रहा है बच्चों ये, है ना। आप जो है इसमें एक थैले में, ये थैले वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसको समझते हैं बच्चों, है ना। तो थैले वाले क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है। क्या है देखो, एक थैले में 6 लाल व 5 सफेद गेंद है, 5 गेंद निकाली जानी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 6 लाल और 5 सफेद गेंदें हैं, इसमें से कितनी गेंद निकाली जानी है बच्चों? 5, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये कुल है, 5 निकलनी है। अब जो जो क्वेश्चन है वो आगे है बच्चों, ठीक है। 6 5 और 5 गेंद निकालनी है। आगे पढ़ो। पहला क्वेश्चन, सभी 5 गेंदों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सभी 5 गेंदों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब बताओ बच्चों, सभी 5 गेंदों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी। तो बोलो बच्चों, लाल कितनी है बताओ? 6। तो और कुल गेंद कितनी है बताओ? 11। अब इसमें 2 सवाल बनते हैं बच्चों, इसमें 2 सवाल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एक बनता है कि वापस नहीं रखेंगे, वापस नहीं रखेंगे, और दूसरा बनता है वापस रखेंगे, वापस रखेंगे। वापस रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड और रिप्लेसमेंट अलाउड, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड और रिप्लेसमेंट अलाउड, 2 सवाल बनते हैं। ज्यादातर रिप्लेसमेंट ना अलाउड नॉट अलाउड पूछता है बच्चों, हम दोनों बताते चलेंगे तुम्हें। तो क्या सब पूरा सवाल समझ गए बच्चों, है ना। अब आ जाओ, सवाल में 2 सवाल बनता है, दोनों सवाल देखो क्या कह रहा है बताओ। पहले सवाल में कि 5 गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? सभी 5 गेंदों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या था, कितनी गेंदें बच्चों? 6 लाल और 5 सफेद गेंदें हैं। 6 लाल हैं और सफेद 5 हैं। सभी 5 गेंदें निकाली गई बच्चों, सभी 5 गेंदें लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर पहला केस है बच्चों जो है रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, मतलब वापस नहीं रखा जा रहा है, तब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हमारा कार्य कितने तरह से हो सकता है? डिवाइडेड बाय कुल तरीके। तो बोलो बच्चों, लाल कितनी है? 6 में कितनी निकलनी है? 5। तो हमारा कार्य 6 में 5 कितने तरीके से निकल सकती हैं बच्चों? 6C5 तरीके से। और कुल कितने हैं बताओ? 11। 11 में कोई भी 5 निकल सकती हैं, तो 11C5। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। 5 गेंदों का लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये कब होगा बच्चों? जब रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, वापस नहीं रखा गया, तब ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चाहे एक साथ निकाली जाए, ध्यान देना बच्चों, चाहे ये एक साथ निकाली गई है, रिपीटिशन नॉट अलाउड में ध्यान देना बच्चों, ये एक साथ निकाली गई हैं। और इसी में अगर बारी बारी निकाली जाए, बारी बारी,
तब भी रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड बच्चों, है ना, वापस नहीं रखा जा रहा है। तो ये केस और ये केस दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। कैसे? हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो समझ में आ जाएगा कैसे सेम है ना। देखो बारी बारी निकाली जाती है, तो बोलो बच्चों कितनी गेंद है बताओ? लाल 6, कुल गेंद कितनी है? 11। तो पहली गेंद के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 6/11। पहले गेंद के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 6 रेड है, कुल कितनी है बताओ? 11, तो 6/11। अब बताओ बच्चों अगली गेंद पे, अब वापस नहीं रखा जा रहा है ना, वापस नहीं रखा जा रहा है, तो अगली गेंद अब रेड कितनी बची बताओ? 5, और कुल गेंदें कितनी हो गई बताओ? 10। तो अगली में क्या आ जाएगा? 5/10। अब 4/9, 3/8, 2/7, 1/6, ये आंसर हो गया। तो चाहे ये कर लो और चाहे ये कर लो, एक ही बात है बच्चों। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में ये हो गया, है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, चाहे एक साथ निकाली जाए चाहे बारी बारी निकाली जाए, एक ही बात है ना। सिर्फ कब अलग हो जाएगा बच्चों? जब रिपीटिशन जो है सॉरी रिप्लेसमेंट अलाउड अगर का केस है, तो ये किसका था बताओ? रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड का, वापस नहीं रखा जा रहा है ना। इसी क्वेश्चन में अगर कहते हैं रिप्लेसमेंट अलाउड, वापस रखा जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? तब हर बार गेंदें तो उतनी बनी रहेंगी ना बच्चों, हर बार गेंदें उतनी बनी रहेंगी। तो बोलो बच्चों पहली गेंद के लाल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ? 6/11। बोलो बच्चों 6 लाल है, कुल कितनी है? 11 है, तो 6/11। तो 6/11 पहली गेंद की होगी, और चूंकि गेंद वापस रख दी जाएगी इसीलिए झोले में जो गेंदें हैं वो ऐसी बनी रहेंगी ना। तो 6/11 कितनी बार आएगा बच्चों? कितनी गेंदें निकाली जा रही है? 5। तो 6/11 5 बार आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 6/11 6/11 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? तो ये रिपीटिशन अगर रिप्लेसमेंट अलाउड है तब ये हुआ, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड में 2 तरीके, चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है। 6 लाल और 5 सफेद गेंदें हैं, 5 गेंद निकाली गई, सभी 5 गेंदें लाल होने की प्रायिकता क्या है? ये सवाल सबको समझ आ गया, ठीक है। इसके आगे चलो बच्चों, ये पूरी बात ना, आप उसी क्वेश्चन वही बच्चों है ना, जो झोला है वो वही है। क्या था? सफेद 6 और लाल 5, यही ना, 6 सफेद और लाल 5। तो चलो बच्चों अगले सवाल में आओ। 5 गेंदें इसमें भी निकाली गई हैं, 3 लाल व 2 सफेद की प्रायिकता क्या होगी? अब बोलो बच्चों 5 गेंद निकाली गई हैं, 3 लाल हो 2 सफेद हो, इसमें भी 2 केस बनेंगे, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड। तो बोलो बच्चों कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 3 लाल और 2 सफेद गेंदें, तो कितनी लाल है बताओ? 5 है। 5 लाल में से 3 लाल कितने तरीके से निकल सकती है बच्चों? 5C3 तरीके से। 5 लाल में से 3 लाल कितने तरह से निकल सकती हैं? 5C3 तरीके से। 6 सफेद में से 2 सफेद कितने तरीके से निकल सकती हैं बच्चों? 6C2 तरीके से। ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, इसलिए गुणा कर देंगे, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई कुल कितने हैं बच्चों? कुल जो है 11 गेंदें हैं, 11 में से निकालनी कितनी है? 5 है, तो कुल तरीके 11C5 हो गया। ये हो गया रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड। 5 में से कोई भी 3 निकल सकती हैं 5C3 तरीके से, 6 में से कोई भी 2 निकल सकती हैं 6C2 तरीके से। कुल गेंदें कितनी है बच्चों? 11 में कोई 5 निकल सकती हैं। रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड का ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तुम चाहो तो ऐसे सॉल्व करो और चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 3 रेड और 2 व्हाइट है बच्चों, तो तुम चाहो तो ऐसे सॉल्व करो कि पहली गेंद रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, बोलो बच्चों रेड कितनी है? 5 है, तो 5/11। अगली बार बोलो बच्चों 4/11, 4/10। अगली बार बोलो बच्चों 3/9। ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? रेड की। अब आ जाओ बच्चों 2 व्हाइट निकलनी है, व्हाइट निकलनी है। अब बताओ बच्चों व्हाइट कितनी बताओ? 6। तो 6 में से कोई भी एक व्हाइट निकला है, तो 6/8 गुणे 5/8, 5/7। ये तरीका भी लगा सकते हो, तुम्हें जो ठीक लगे, है ना। तुम चाहो तो ये तरीका लगाओ, 5 पहली गेंद व्हाइट निकलने की 5/11, वापस नहीं रखा जा रहा है, तो अगली बार रेड 3 रेड निकलने की, तो बोलो बच्चों 5/11, फिर रेड 1 कम हो जाएगी, कुल गेंदें भी 1 कम हो जाएंगी, तो अगली गेंद का 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, फिर 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, ये हो गया। ये किसका आ गया बच्चों? ये रेड निकल आई। अब 2 व्हाइट निकलनी है, 2 व्हाइट, तो बोलो बच्चों व्हाइट कितनी है? 6 में कोई भी, तो पहली गेंद के 6 कुल है, और कुल कितनी है मतलब 6 सफेद है बच्चों, और कुल गेंद कितनी बची है? 8। और अगली बार बोलो 5/7। इस तरह से हम लोग चाहे तो ये करें और चाहे तो ये करें, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में अगर रिपीटिशन मतलब वापस रखा जाए तब बच्चों रिप्लेसमेंट अलाउड हो, तब क्या करेंगे? तब पहली गेंद का जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 3 लाल होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 लाल और 2 सफेद,
तो 5/11, अगली बार फिर 5/11, अगली बार फिर 5/11, ये हो गया। और इनटू फिर 2 सफ़ेद निकलनी है तो 6/11 और 6/11, ये हो गया आंसर। रिप्लेसमेंट अलाउड का आंसर ये हो गया बच्चों। रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। सबको समझ आ गया? तो क्या सीखे बच्चों? कुछ खास अगर गेज स्ट्रक्चर ऐसे दिया हो तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल से ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल हुआ। अगले सवाल में है बच्चों, अब ये कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वाले जो सवाल है वो देखो बच्चों, 3 सवाल इस पे है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। तो चलो बच्चों, 5 गेंद में कम से कम 3 सफेद हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 गेंद में कम से, अब ये थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा है ना बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों लेंदी होगा अभी समझाएगा। सफेद जो है 6 है, रेड 5 है। अब पढ़ो बच्चों, 5 गेंद में कम से कम 3 सफेद हो, तो कम से कम 3 सफेद का मतलब क्या है बच्चों? 3 सफेद हो या कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से अधिक है ना बच्चों। तो 3 सफेद हो या अधिक हो, 3 या अधिक सफेद हो। कम से कम 3 का मतलब या तो 3 हो या 3 से अधिक हो। तो अब बोलो बच्चों, 3 सफेद होंगी या 4 सफेद होंगी या 5 की 5 सफेद होंगी। अगर 3 सफेद होंगी तो 2 लाल होंगी, अगर 4 सफेद होंगी तो 1 लाल होगी। और अगर समझ रहे हो ना बच्चों, कुल 5 गेंदें निकाली जा रही हैं, 3 सफेद है तो 2 लाल है, 4 सफेद है तो 1 लाल है, 5 सफेद है तो 0 लाल है। ये हुआ। अब या तो ये केस होगा बच्चों, या ये केस होगा, या ये केस होगा। तो इनके बीच में या आ रहा है। अब सॉल्व कर लो बच्चों। तो 2 रेड, कितनी रेड है? 5 में से कोई भी 2 रेड। कितनी वाइट है? 3, तो 6 में से कोई भी 3 वाइट। ये रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड का केस है बच्चों। डिवाइडेड बाई कुल कितनी है? 11, 11 C5। ये हो गया किसका बच्चों? 2 रेड, 5 में 2 रेड, ऐसे 3 वाइट, 6 में 3 वाइट, ये हुआ। और कुल कितनी बच्चों? 11, 11 में 5 ऐसे निकल सकती हैं। ये इसका आ गया। इसी तरह से इसका बोलो बच्चों, 5 में 1 रेड, 5 C1 इंटू 6 में 4 वाइट, 6 C4 डिवाइडेड बाई 11 C5, ये हो जाएगा। और इसी तरह से लास्ट में बोलो बच्चों, एक भी 0 रेड है तो ये लिखो या ना लिखो एक ही बात है। और 5 वाइट कितनी बच्चों? 6 है, 6 C5 और डिवाइडेड बाई 11 C5, ये हो गया। ठीक बच्चों, 2 रेड और 3 वाइट का ये हो गया, डिवाइडेड बाई 11 में कोई 5 निकल सकती हैं। 1 रेड और 4 वाइट का हो गया बच्चों, 11 में कोई 5 निकल सकती हैं। 0 रेड और 5 वाइट का हो गया, ये 6 है। अब बच्चों समझ गए ना? तो ये है। और इनके बीच में या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, इसीलिए बीच में प्लस होगा। तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा वाले सवालों में कुछ समय थोड़ा सा लगता है बच्चों। हमने कल भी बताया था इस टाइप का सवाल, एक जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हमेशा बताया है हमने। तो जब भी ये सवाल आया है तो चूंकि इसमें केस ज़्यादा बनते हैं इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी होता है। इसीलिए प्रायः ये सवाल अगर आएगा तो 2 स्टेप से ऊपर कम ही दिखता है, शायद ही कभी 3 स्टेप का इतना लेंदी नहीं रहता है, 2 स्टेप तक रहता है बच्चों ज़्यादातर, है ना। कल भी मैंने बताया था, समझ आ गया ना। इसके आगे चलें, अगले क्वेश्चन में बच्चों। 5 गेंद में फिर से वही सवाल है। अब उस पर कम से कम तो आपकी अधिक से अधिक है। अधिक से अधिक 2 सफेद गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अधिक से अधिक 2 सफेद गेंद निकलने की। तो बोलो बच्चों, वाइट 6 है, रेड 5 है। अब चलो बच्चों, अधिक से अधिक 2 सफेद गेंद यानी क्या होगा? 2 या कम सफेद गेंद होंगी, 2 या कम सफेद गेंद होंगी। अब बताओ बच्चों, अगर 2 सफेद रखेंगे या फिर 1 सफेद रखेंगे या फिर 0 सफेद रखेंगे। अगर 2 सफेद रखेंगे बच्चों तो 3 रेड हो जाएंगी। 5 कुल गेंदें हैं ना, तो 3 रेड हो जाएगी। 1 सफेद है तो 4 रेड हो जाएगी, 0 सफेद है तो 5 रेड हो जाएंगी। अब पिछला सवाल की तरह हो गया बच्चों। 2 सफेद 6 C2, 3 लाल 5 C3 और डिवाइडेड बाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और डिवाइडेड बाई 11 C5, ये हो गया। ऐसे ही 1 सफेद तो 6 C1 इंटू 5 C4 डिवाइडेड बाई 11 C5 और इसी तरह से 6 C0 इंटू 5 C5 डिवाइडेड बाई 11 C5। समझ गए बच्चों? जैसा पिछला केस वैसे ही सेम ये केस। या तो ये केस होगा या ये होगा या ये होगा, इसीलिए बीच में साइन प्लस का रहेगा।
तो ठीक बच्चों, तो ये वाले सवालों में जहां कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो उसमें एक सवाल ऐसा भी होता है जिसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है ना, वो अभी इसके बाद आएगा। तो वो एक सवाल ऐसा भी होगा जिसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। नहीं तो हमेशा कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा वाले सवालों में 2-3 स्टेप जरूर होते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसमें समय लगता है, पहले से दिमाग में रखो कि टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम इसे बाद में कभी पेपर में आता है तो बाद में देखो इसे, है ना। इसके आगे चले बच्चों। अब वो सवाल इसका देखो जिसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ये हमने पहले भी बताया था तुम्हें। और अब ये बार बार प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज में आएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये क्या कह रहा है देखो, 5 गेंद में से कम 1 गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 1। तो जब भी ध्यान रखना बच्चों, अगर कम से कम 1 गेंद सफेद कहे, अगर कम से कम 1 अगर वर्ड आता है, 1 गेंद सफेद हो या 1 गेंद लाल हो, कम से कम 1 का अगर केस होता है, तब कभी भी इसमें अगर तुम सीधा तरीका लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। क्यों? कम से कम 1 सफेद का मतलब क्या है? 1 सफेद हो या 2 सफेद हो या 3 सफेद हो, बहुत सारे केस बनेंगे ना। तो जब कम से कम 1 कहता है, तब हमेशा हम क्या करेंगे बच्चों कि कोई भी गेंद सफेद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो बच्चों। कोई भी गेंद सफेद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से घटा दो, है ना। क्यों बताया गया था तुम्हें? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि कम से कम 1 गेंद सफेद हो, इसके लिए क्या करेंगे? कोई भी गेंद सफेद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, और उसे फिर 1 से घटा करके सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी गेंद सफेद ना हो, ये कब होगा बताओ? जब सभी 5 गेंद, कोई भी गेंद सफेद ना हो, ये कब होगा बच्चों? जब सभी 5 गेंद कैसी हो बताओ? लाल हो। जब सभी 5 गेंद लाल होंगी तभी तो ऐसा होगा। कोई भी गेंद सफेद कब नहीं होगी बताओ? जब सभी की सभी कैसी हो बताओ बच्चों? लाल हो। तो सभी की सभी लाल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकाल लें। तो बोलो बच्चों, लाल कितनी थी बताओ? 6 सफेद कितनी थी बताओ बच्चों? 6, और लाल कितनी थी? 5। अब बताओ बच्चों, सभी 5 गेंद लाल हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो बोलो, जब 5 ही लाल गेंद हैं तो 5 के पांचों निकलने का एक ही तरीका हो सकता है बच्चों। 5 के पांचों निकलने का NCN का मान 1 होता है ना। तो चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, नहीं तो सीधे 1 लिख दो, है ना। और डिवाइडेड बाई क्या बच्चों? 11 में से कोई भी 5 निकल सकती हैं, तो 11C5 ये आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो ये बनेगा 1/11C5। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी आ गई सभी की सभी 5 गेंदें लाल हो। दोबारा सुनो, 5 लाल है तो 5 में से पांचों निकलने का तरीका एक ही तो होगा। NCN 1 होता है बच्चों, और 11 में से कोई भी 5 निकल सकती हैं, तो 1/, ये आ गया 1/11C5। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बताओ? सभी की सभी 5 गेंदें लाल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम जानते हैं कि कोई भी इवेंट होने या ना होने का सम 1 होता है। तो बोलो बच्चों, इसी को अगर हम 1 से घटा देंगे तो जो है कि जो हमसे पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों? आंसर हो जाएगा 1/11C5। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? 1/11C5 को लिखोगे तो क्या आएगा? 11, 10, 9, 8, 7 ये आएगा बच्चों। और उसके नीचे आएगा 5, 4, तो इसे पलट जाएगा। तो 5, 4, 3, 2, 1 ये आंसर हो गया। अब एक लाइन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से समझ गए ना। जब भी कभी बार बार ये बताएंगे, हर टाइप का सवाल अभी आगे इंडिपेंडेंट इवेंट में ये बात कई बार टकराएगी बच्चों, कि जब कभी भी एक इवेंट कम से कम 1 हो जाए, है ना, तब हमेशा क्या करेंगे कि उल्टा काम करेंगे कि कोई भी गेंद सफेद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कोई भी गेंद सफेद कब नहीं होगी बच्चों? जब सबकी सब लाल हो। तो 5 की पांचों लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5C5/11C5। 5 ही लाल है बच्चों। अगर यही 5 की पांचों सफेद होती तब क्या होता? तब 6C5 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 11C5 आता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे 5 ही लाल हैं, 5 ही गेंदें हैं लाल की, तो 5 में से 5 निकलने का तरीका एक ही होगा। तो ये बन गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ये किसकी आ गई बच्चों? कि सभी की सभी 5 गेंदें लाल हों। और अब अगर 1 से घटा दोगे तो बोलो बच्चों, जब सभी की सभी लाल को घटा दोगे तो बाकी सभी केस में क्या होगा? भाई सभी एक ही केस तो ऐसा होगा ना बच्चों। ये जल्दी समझ लो। जैसे देखो, जैसे मान लो ये 2 कॉइन है बच्चों,
हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो अब बताओ बच्चों, अगर तुमसे कहा जाए कि एक बार भी हेड ना आए तो बोलो बच्चों, ये जो केस है दोनों हेड वाला, इसी केस में तो 2 बार हेड आ रहा है। बाकी देखो, जैसे इस केस में एक बार भी हेड नहीं आ रहा है। तो अगर तुमसे ये कहता है कि एक बार भी हेड ना आए तो क्या करोगे? जो हर बार टेल आने वाला केस निकाल लोगे। तो वो हमेशा क्या होगा, चाहे जितने पासे होंगे सभी के सभी में हेड या सभी के सभी में टेल हमेशा एक तरीके से आ पाएगा बच्चों, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो है इसमें डाइस में बच्चों क्या क्या पूरा हो गया, हम लोग का क्वाइन का केस हो गया, और जो है क्वाइन का केस हुआ बच्चों, डाइस का केस हुआ प्रोबेबिलिटी में, और जो है बॉल का केस हो गया। अब जो है इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट और इसके आगे का जो बचा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब जो पॉइंट आएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी का, वो थोड़ा सा और अच्छा है। तो ये है ना, और बाकी जो इसके सवाल करीब 50-60 सवाल जो है एक्सरसाइज में है इसके PDF में, उसके अलावा करीब 20-25 एग्जाम्पल होंगे बच्चों। तो काफ़ी सवाल हो जाएंगे एग्जाम्पल यहाँ के, प्लस बुक के एग्जाम्पल, प्लस जो सवाल हैं मतलब सब मिला करके देखोगे तो 400-500 क्वेश्चन के आसपास PNC प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट मिला के हो जाएगा। ठीक बच्चों, आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी में इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।